नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखने में तो बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न परीक्षा में ज़रूर इसमें से आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर अगला प्रश्न है, रामायण किस भाषा में रचित है? रामायण किस भाषा में रचित है? हिंदी, अवधी, प्राकृत, संस्कृत। तो इसका सही आंसर है रामायण संस्कृत भाषा में रचित है। रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? तो हम सभी को पता है कि पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? अपभ्रंश काल में जो लोगों की बोलचाल की भाषा थी उसका क्या नाम था? हिंदी, देश भाषा, अवहट्ट या अवहत्थ? तो इसका सही आंसर है देश भाषा। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, बांगरू या बुंदेली? इसका सही आंसर है अवधी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण या खस? तो इसका सही आंसर होगा खस। इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अशोक के शिलालेख में, सिंधु घाटी, जयभट्ट का शिलालेख या सारनाथ? देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है सी, जयभट्ट का शिलालेख। फिर है, वर्ण रत्नाकर इनमें से किन की कृति है? वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है आपको बताना है। विद्यापति, हेमचंद, रत्नाकर या ज्योतिरीश्वर ठाकुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या शब्दानुशासन? बताइए, इसमें से वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। अगला प्रश्न है, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? दामोदर शर्मा की कृति बताना है। वर्ण रत्नाकर, संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या शब्दानुशासन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। फिर अगला है, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश का पहला कवि, तो अपभ्रंश का पहला कवि जो है वो स्वयंभू को माना जाता है। इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। विद्यापति, कीर्तिलता, हेमचंद, शब्दानुशासन, दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर, राम सिंह, पाहुड़ दोहा? तो इसका सही आंसर है दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर जो है वो दामोदर शर्मा की कृति नहीं है, बल्कि यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो था वो दामोदर शर्मा की थी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में या रासो काव्य में? तो सभी को पता है कि अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किए हैं? अपभ्रंश के जो नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद हैं वो भेद किसने किए हैं? हेमचंद ने, विद्यापति ने, लक्ष्मीधर ने या मार्कंडेय ने? तो इसका सही आंसर हो गया मार्कंडेय ने।
इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? वर्ण रत्नाकर, पाहुड़ दोहा, शब्दानुशासन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो अपभ्रंश का व्याकरण है कौन सा? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद का है। और ये शब्दानुशासन जो है वो अपभ्रंश का व्याकरण है। अगला है अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? एटा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी। इसका आंसर हो गया एटा। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम बताना है। ब्रजभाषा बोली जाती है, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी। तो इसका सही आंसर है कन्नौजी। फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है। अगला है चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो था वो गौड़ीय संप्रदाय से था। अगला प्रश्न है लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो लहंदा का जो विकास हुआ है वो पैशाची से हुआ है। फिर आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला है मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। बांग्ला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सी है पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ। सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई। बताइए क्या मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्र से हुआ है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है? बांग्ला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। क्या सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बांग्ला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, यह कथन गलत है और बाकी सब सही है। महाराष्ट्रीय भाषा का विकास महाराष्ट्र से अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश में हुआ है और सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है वो वियोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है अवहट्ट, पाली, देश भाषा या हिंदी। तो अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी तो उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? वो थी देश भाषा। ये पहले भी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? भरत मिलाप, हनुमान नाटक, चित्रावली, रामाष्टयाम। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रावली। जो उस्मान की रचना है चित्रावली वो राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है और जो रचनाएं हैं वो राम भक्ति शाखा से संबंधित है। इसमें देखिए जो भरत मिलाप है वो ईश्वरदास की रचना है। किसकी है? ईश्वरदास। और हनुमान नाटक जो है वो हृदय राम की है, चित्रावली उस्मान की है और रामाष्टयाम अग्रदास की रचना है। तो ये चारों ऑप्शन भी
आप याद रखिएगा, कुछ भी एग्जाम में एक भी पूछ दे कि नहीं हनुमान नाटक किसका है, तो आपको पता होना चाहिए हृदय राम का है, रामाश्रयम अग्रदास का है, भरत मिलाप ईश्वरदास का है और चित्रावली उस्मान का है। तो एक क्वेश्चन के जो 4 विकल्प होते हैं उन चारों विकल्पों को भी आप जो है देखा करिए कि नहीं इसका क्या है उसका क्या है। तो इससे आपका क्या होता है, प्रश्नों का विस्तार बढ़ता है। फिर है सही जोड़े को छांटिए। इसमें से सही जोड़ा कौन सा है? पुष्पदंत, भविष्यत कहा, स्वयंभू, पौंचर्यु, राम सिंह, शब्दानुशासन, देवसेन, महापुराण। इसमें से सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर है स्वयंभू पौंचर्यु। पौंचर्यु जो है वो स्वयंभू की रचना है। भविष्यत कहा जो है वो धनपाल की रचना है। शब्दानुशासन हेमचंद की है और महापुराण पुष्पदंत की है। अगला प्रश्न है सत्यवती कथा का रचनाकार इनमें से कौन है? उस्मान, ईश्वरदास, रंजन या मंजन। तो इसमें सत्यवती कथा जो के रचनाकार हैं वो हैं ईश्वरदास। 1540 ईस्वी में अवधी भाषा की किस महाकाव्य की रचना हुई? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो 1540 ईस्वी में लिखी गई है और अवधी भाषा में है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है पद्मावत। अगला है इन पुस्तकों के रचना काल को सुमेलित कीजिए। अब ये पुस्तक दी है, इनका रचना काल है, तो इसमें ये पहले से ही लगा हुआ है, आप देख लीजिए। पद्मावत जो है वो 1540 में है, जो अभी हम लोगों ने देखा। मधुमालती जो है वो 1545 में है। मृगावती 1503 में है और चंदायन 1379 में है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इनमें से कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सी कृति है जो ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई है? प्रेम वाटिका, भंवर गीत, सुर सारावली, मृगावती। इसका सही आंसर है मृगावती। ये अवधी भाषा में है और बाकी जो प्रेम वाटिका, भंवर गीत और सुर सारावली है वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। अगला है न किस वर्ग का व्यंजन है? न किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ, तालव्य, दंत्य, ऊष्म। तो इसका सही आंसर है सी, दंत। त, थ, द, ध, न, ये जो है दंत वर्ग के व्यंजन होते हैं। ओष्ठ वर्ग के कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म होते हैं। तालव्य जो होते हैं वो च, छ, ज, झ, ञ, ये तालव्य होते हैं। और श, ख, श, ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला है इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? प्रसाद ने, पंत ने, निराला ने, महादेवी वर्मा ने। तो इसका सही आंसर होगा प्रसाद ने। अगला प्रश्न है मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? निराला, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, बनारसीदास चतुर्वेदी। तो निराला जो है वो मतवाला के संपादक थे। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला है सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका के इसमें से पहले संपादक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास जो है इसके पहले संपादक थे। श्रद्धाराम फुल्लौरी किस प्रांत के निवासी थे? श्रद्धाराम फुल्लौरी किस प्रांत के निवासी थे? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो श्रद्धाराम जो फुल्लौरी थे वो पंजाब के निवासी थे। अगला है निम्न जोड़ों में से असत्य को छांटिए। इसमें से कौन सा असत्य है? राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, गंग कवि चंद छंद वर्णन की महिमा, सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान,
मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, असत्य छांटना है तो ये डी हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर। प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है। और बाकी जो भाषा योग वशिष्ठ है वो राम प्रसाद निरंजनी की है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है। नासिकेतोपाख्यान जो है वो सदल मिश्र का है। और प्रेम सागर लल्लू लाल का है। अगला है आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में, ध्यान रखिएगा 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो 1947 में लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए, ग, घ, ल और च। तो ग इसमें देखिए क्या है, ग इसमें हो जाएगा कंठ। क, ख, ग और ङ ये कंठ है, कंठ। घ क्या है, नहीं ध है, देखिए त, थ, द, ध, न ये किस वर्ग में आते हैं? ये दंत में आते हैं। फिर ल किस में आएगा बताइए? ये अंतस्थ आएगा। ये क्या है? य, र, ल, व ये अंतस्थ होता है। और च जो है वो तालव्य है। च, छ, ज, ज ये किस में आता है? तालव्य में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग का कंठ अर्थात एक में डी, पहले में क्या होगा? डी। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, इनमें से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? 11, 53, 79, 49। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 53 जो है सही नहीं है। अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे? अष्टयाम की रचना किसने की है? तो अष्टयाम जो है वो नाभादास की रचना है। और किस भाषा में है? ब्रजभाषा गद्य है। ये ध्यान रखिएगा कि ब्रजभाषा गद्य में नाभादास ने अष्टयाम की रचना की है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ऊपर भी हम अपने जो प्रैक्टिस सेट हमारा पहला था उसमें हमने देखा था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में हुई थी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू राधा कृष्ण दास। देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास जो थे वो प्रथम संपादक थे, लेकिन बाबू राधा कृष्ण दास जो थे वो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1900 में कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अगला है, इनमें से किस राज्य की राज्य भाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1850, 1893, 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1893। व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? अगर व्यापक क्षेत्र है तो बहुत सारे लोगों के द्वारा जो व्यवहार में भाषा लाई जा रही है, बोली जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम राष्ट्रभाषा।
अगला है राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? अब ये देखिए राजभाषा आयोग पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो राजभाषा आयोग का गठन धारा 344 के द्वारा किया गया है। फिर राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजी खेर। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? बाबू राधाकृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु जी थे। फिर अगला है बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1940, 1938, 1930, 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1938। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1938 में हुई थी। अगला है निम्न बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। बुंदेली, अवधी, ब्रज, कन्नौजी। बताइए। बुंदेली जो है वो हमारा झांसी में बोला जाता है, और अवधी जो है ये लखनऊ, ब्रज जो है आगरा, और कन्नौजी जो है वो इटावा। तो बुंदेली झांसी में बोली जा रही है। ऑप्शन सी जिसमें पहला होगा ये सही है। अगला है कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो बोली है वो है कुमायूनी। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? उन्नाव और रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी अवधी। उन्नाव और रायबरेली में अवधी बोली जाती है। अगला है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर। ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी। तो मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है। अगला है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी साहित्य का इतिहास, शब्दानुशासन, अष्टयाम, इनमें से नहीं कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना हुई थी। अगला है इनमें जनसंचार का माध्यम कौन नहीं है? जनसंचार का माध्यम कौन नहीं है? टीवी, रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टेलीफोन जो है जनसंचार का माध्यम नहीं है। अगला है कौन सा कथन असत्य है? दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं, भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। बताइए इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह असत्य है। दो भाषाओं के बीच में बोधगम्यता नहीं होती है, बल्कि भाषाओं की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, और एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं, और भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली में नहीं होता है। फिर अगला है देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? जो हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं, कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? 14, 11, 13, 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 स्वर ध्वनियाँ हैं। अगला है इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? य, र, ल, व, श, ख, श, ह, अंग, अह, ऋ, श, त्र। ये कौन सा वर्ग है ऐसा जो अयोगवाह में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ये जो अंग और अ है ये अयोगवाह में आते हैं। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? 18, 68, 43, 82। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए 18 की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। हुए, गए, पढ़ाई, लीजिए। इसमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गए। ये जो है अशुद्ध है। अगला है 84 वैष्णवन की वार्ता प्रमुख जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? नाभादास, विठलनाथ, नंददास, गोकुलनाथ। तो इसका सही आंसर होगा गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता जो पुस्तक है वो गोकुलनाथ ने लिखी है, आपको ये ध्यान रखना है। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए पूछा जा रहा है कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत या विस्तृत शब्द भंडार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रभाषा के लिए सरकारी कामकाज की भाषा हो ये आवश्यक नहीं है। अगला है राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है ऑप्शन डी 351 में। फिर है राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? आपको बताना है कि राजा लक्ष्मण सिंह जो है आगरा से एक पत्रिका निकालते थे। उस पत्रिका का क्या नाम था? समालोचना, साहित्य संदेश, प्रजा हितैषी, विशाल भारत। तो इसका सही आंसर होगा प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी जो है वो आगरा से निकलती थी और इसको राजा लक्ष्मण सिंह निकालते थे। फिर है परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है, क्या नाम बताइए? दूसरा नाम क्या है? मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानक भाषा। मानक भाषा जो है परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है। अगला है संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पास किया था। अगला है भाग्यवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? भाग्यवती जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? सदल मिश्र, रामप्रसाद निरंजनी, श्रद्धाराम फुलौरी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फुलौरी। फिर अगला है किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, लक्ष्मण सिंह। इसमें देखिए जो सदल मिश्र थे और लल्लू लाल थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, लेकिन इंसाअल्लाह खां और लक्ष्मण सिंह दोनों लोग जो हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। तो इसमें हम दोनों को कहेंगे कि जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था। अगला देखिए इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? चंदायन, मधुमालती, हंस जवाहिर, मृगावती। तो इसमें से जो मुल्ला दाऊद की रचना है वो है चंदायन। मधुमालती देखिए मंझन की है, हंस जवाहिर जो है कासिम शाह की है, मृगावती कुतुबन की है और चंदायन मुल्ला दाऊद की है। अगला है भाषा युग वशिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन थे? तो भाषा युग वशिष्ठ जो कृति है इसके रचयिता हैं रामप्रसाद निरंजनी। फिर इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु, चांद। तो इसमें से जो कवि वचन सुधा है इसके संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे।
हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? आपको बताना है कि इसमें से हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, प्रजाहितैषी और चांद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को जाता है? अंग्रेजी जब शासनकाल था तो उस समय हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया और इसका श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को जाता है, ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने जो है अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का काम किया था। अगला है, इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? इसमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? तो इसमें जो छ है ऑप्शन ए, ये मूल व्यंजन नहीं है, और जो थ है, ड है और ज है, ये मूल व्यंजन है। फिर कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? आपको बताना है कौन सा व्यंजन जो है वो मूर्धन्य वर्ग का है। च, ढ, श और ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? स्पष्टता, निश्चितता, ध्वन्यात्मकता, नियतता। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? स्पष्टता, निश्चितता, ध्वन्यात्मकता और नियतता। तो इसका सही आंसर है ध्वन्यात्मकता जो है ये देवनागरी लिपि में नहीं है। अमीर खुसरो का काल क्या है? अमीर खुसरो का समय आपको बताना है 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी। तो इसका सही आंसर है 13वीं सदी। अगला है, इनमें से कौन ब्रजभाषा कवि नहीं है? भूषण, देव, लालदास, नरोत्तम दास। इसमें से कौन ब्रजभाषा का कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर है लालदास, ये ब्रजभाषा के कवि नहीं है। फिर रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली बोली जाती है? और रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, मारवाड़ी। रोहतक, हिसार में कौन सी बोली बोली जाती है? रोहतक, हिसार, करनाल में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बांगरू बोली जाती है। फिर अगला है, हतो, हते, हति किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप में है? हतो, हते, हति किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप हैं? बताइए किस में आता है हतो, हते, हति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुंदेली। ये सी। फिर है, इया वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है? मतलब किस बोली में इया वा आता है? तो इसका सही आंसर है अवधि। अवधि में इया वा प्रत्यय लगता है। फिर है, रीवा, दमोह, बालाघाट में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली का क्षेत्र है रिया, दमोह, बालाघाट? तो इसका सही आंसर है बघेली। फिर है, किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औकारांत शब्द है? मतलब किसमें अ आता है, अंत में अ आता है? किसमें? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधि में, कन्नौजी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, होगा ऑप्शन बी। फिर उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोलचाल के लिए होता है? उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
उत्तम पुरुष एक वचन में हूँ सर्वनाम सर्वनाम का प्रयोग ब्रज भाषा की बोलचाल में आता है। फिर अगला है, इनमें से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताना है आपको। पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। तो इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? प्रिय प्रवास का रचना काल बताना है आपको। तो ये है 1914। प्रिय प्रवास का जो रचना काल है वो 1914 है, आपको ध्यान में रखना है। फिर कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? कश्मीर सुषमा सुमित्रानंदन पंत, नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका सही आंसर है श्रीधर पाठक। कश्मीर सुषमा जो है वो श्रीधर पाठक की रचना है। फिर अगला है, भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए। भारत भारती के रचनाकार कौन है? हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला है, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? लाक्षणिक पदों का जो प्रयोग था वो खड़ी बोली में कब अधिक होने लगा? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रगतिवादी युग में। तो इसका सही आंसर है छायावादी युग में। अज्ञेय किस काल के कवि हैं? भारतेंदु, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। तो इसका सही आंसर है प्रयोगवादी। फिर अगला क्वेश्चन है, शायद वह आया हो, यह वाक्य किस काल का है? शायद वह आया हो, यह वाक्य किस काल का है? तो यह संभाव्य वर्तमान है। क्या है? संभाव्य वर्तमान। अभी संभावना की जा रही है कि शायद वह आया हो, तो यह संभाव्य वर्तमान का हो जाएगा। यदि तुम आते तो मैं जाता का काल निर्धारण कीजिए कि यह किस काल का है। यदि तुम आते तो मैं जाता, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, हेतु हेतु मत भूत। यदि तुम आते तो मैं जाता, यह किस काल का है? पूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का, आसन्न भूत का, हेतु हेतु मत भूत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर अगला है, वह जाए तो मैं आऊं। पहले देखिए क्या था, यदि तुम आते तो मैं जाता। अब क्या कहा जा रहा है कि वह जाए तो मैं आऊं। हेतु हेतु मत भूत, हेतु हेतु मत भविष्यत, आसन्न वर्तमान, संभाव्य भविष्यत। तो इसमें ध्यान दीजिए कि वह आए, वह जाए तो मैं आऊं। तो अभी काम हुआ नहीं, होने वाला है, तो ये क्या होगा? ये भविष्य में चला जाएगा। तो ये एक दूसरे पे आश्रित हो रहा है, तो ये हेतु हेतु मद भूत भविष्य में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? मालवी, बांगरू, मगही, बघेली। मालवी, बांगरू, मगही, बघेली। बिहारी वर्ग की इसमें से कौन सी बोली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? मालवी, बांगरू, मगही, बघेली। आपको बताना है इसमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है। तो इसका सही आंसर है मगही। फिर अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? ड, ढ़, ढ, ह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
यानी इसमें पानी में 4 वर्ण हैं। फिर अगला है, इनमें कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य हैं क श्रेणी में कौन कौन से हैं, ख में कौन से हैं और ग में कौन से हैं। तो इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुजरात जो है ख श्रेणी का राज्य है। फिर है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी एवं अंग्रेजी। अगला है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री या संसद? राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? प्रताप, चांद, मतवाला, इंदु? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंदु पत्रिका के ये संपादक थे। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से सही उत्तर छाटिए। उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की नहीं। तर्क है, द्रविड़ परिवार से संबद्ध भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उनका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है, आर्य भारत के मूल निवासी थे। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? देखिए, उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की नहीं। और तर्क क्या दिया जा रहा है कि द्रविड़ परिवार से संबद्ध जो भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उनका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है, आर्य भारत के मूल निवासी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सही, आर अंशतः सही। फिर अगला है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? इसकी स्थापना है, हिंदी से ठीक पहले ही की भाषा अपभ्रंश है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं सदी तक होता रहा। तर्क है, हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं सदी से प्रारंभ हो गया था। यह वियोगात्मक भाषा थी, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मक की ओर झुकी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। देखिए, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, तो ये बात सही है, जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं सदी तक होता रहा है, तो ये भी सही है। और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं सदी से प्रारंभ हुआ, वो देखिए 12वीं सदी तक होती रही, और यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदी का साहित्य से प्रयोग 10वीं सदी से प्रारंभ हो गया था। यह वियोगात्मक भाषा थी, तो हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मकता की ओर झुकी हुई थी। तो ये क्या है, ए और आर दोनों सही है। फिर इनमें से बढ़ते हुए कालक्रम से रचनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए कि पहला कौन सा, इसका कालक्रम के पहले कौन था, उसके बाद कौन सा है, उसका कालक्रम निर्धारण करना है। तो देखिए, इसमें चंदायन, चित्रावली, मृगावती, पद्मावत, चंदायन, पद्मावती, मृगावती, चित्रावली, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, पद्मावत, चंदायन, मृगावती, चित्रावली। तो इसमें जो चंदायन जो है पहले है, फिर मृगावती है, फिर पद्मावत है, फिर चित्रावली है। तो इसका जो है ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी।
फिर है बढ़ते हुए कालक्रम से कवियों का क्रम निर्धारित कीजिए। जायसी, कुतुबन, उस्मान, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, उस्मान, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान, उस्मान, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। इसमें कौन सा कालक्रम सही होगा कवियों का? आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रम मिलाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, फिर उसके बाद उस्मान। इन महाकाव्यों को बढ़ते हुए रचनाकाल के क्रम से सुनिश्चित कीजिए। इसमें से पहले क्या लिखा गया? पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी, साकेत। कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत। पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, कामायनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पद्मावत 1540 में है, रामचरितमानस 1631 में है, साकेत 1931 में है और कामायनी 1935 है। फिर अगला है, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया और ब्रज भाषा में काव्य रचना पूर्णतः समाप्त हो गई। तर्क है, ब्रज भाषा भक्ति काल एवं रीति काल की ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग में भी काव्य भाषा रही। कालांतर में द्विवेदी युग एवं छायावादी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन गई। तो आपको बताना है क्या सही है। ए और आर सही, ए अंशतः सही, आर पूर्ण सही, ए और आर गलत, ए गलत, आर सही। फिर से देखिए, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया, ये तो सही है। और ब्रज भाषा में काव्य रचना पूर्णतः समाप्त हो गई, ये सही, ये पूरी तरह से सही नहीं है। तर्क, ब्रज भाषा भक्ति काल एवं रीति काल की ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग में भी काव्य भाषा रही। कालांतर में द्विवेदी युग एवं छायावादी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन गई। तो ये क्या होगा? ए अंशतः सही, आर पूर्ण सही। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन आते हैं? पंत, हरिऔध, अज्ञेय, श्रीधर पाठक, हरिऔध, श्रीधर पाठक, पंत, अज्ञेय, अज्ञेय, हरिऔध, पंत, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, हरिऔध, पंत, अज्ञेय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीधर पाठक, हरिऔध, पंत, तब अज्ञेय। फिर अगला है, खड़ी बोली। सही उत्तर का चयन दिए गए विकल्पों से करें। खड़ी बोली की कविता में लाक्षणिकता का समावेश छायावादी युग में प्रमुखता से हुआ। यद्यपि ब्रज भाषा को लक्षक एवं व्यंजक बल को घनानंद बखूबी जानते थे, जो रीतिकाल की रीतिमुक्त धारा के कवि थे। तर्क, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हिंदी काव्य में केवल छायावादी कवियों ने किया, क्योंकि अन्य कवि लक्षण और व्यंजना से परिचित ही नहीं थे। बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए सही है और आर गलत है। अब ऐसा तो था नहीं कि जो है और कवि जो है लक्षण और व्यंजना से परिचित ही नहीं थे। फिर अगला है, इन पुस्तकों को रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सुर भाषा, इन पुस्तकों को रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, प्रिय प्रवास। पृथ्वीराज रासो, सूरसागर, प्रिय प्रवास, संदेश रासक। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, सूरसागर, प्रिय प्रवास। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संदेश रासक पहले है, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर सूरसागर, फिर प्रिय प्रवास। अगला है, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे।
इस श्रेणी के राज्यों में गुजरात महाराष्ट्र शामिल है। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे और इस श्रेणी के राज्यों में गुजरात महाराष्ट्र शामिल है। फिर अगला है तर्क इसका, क श्रेणी के राज्य हिंदी भाषी हैं तथा उनकी राजभाषा भी हिंदी है, जबकि ख श्रेणी के राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है अपितु वह प्रादेशिक भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। बताइए इसमें क्या होगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। यहाँ तक ये सही है। इस श्रेणी के राज्यों में गुजरात महाराष्ट्र शामिल है। नहीं, गुजरात में जो है वो ख श्रेणी में आता है। तर्क है, क श्रेणी के राज्य हिंदी भाषी हैं तथा उनकी राजभाषा भी हिंदी है, जबकि ख श्रेणी के राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं अपितु वहाँ प्रादेशिक भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए आंशिक सही, आर पूरा सही है। फिर है भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले प्राचीन बताना है फिर नवीन बताना है। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत, प्राकृत संस्कृत पाली अपभ्रंश या अपभ्रंश पाली प्राकृत संस्कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले संस्कृत है फिर पाली है फिर प्राकृत है तब अपभ्रंश है। फिर निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। कौन किससे निकला है? अगर इसमें से आपको एक भी आ रहा हो तो उसे मिला के आप सही कर सकते हैं। तो देखिए जो ब्रज भाषा है वो किससे निकली है? वो सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। किससे निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से। और मागधी किससे निकली है? मागधी से कौन सी बोली निकली है? ये निकली है मैथिली। अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है अवधी, अवधी। और पैशाची से पंजाबी। आपको ये याद होना चाहिए। फिर निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित करना है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, बघेली। तो देखिए पहले भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? इसमें से भोजपुरी आ जाएगा बलिया। फिर जो है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? वो बिलासपुर में बोली जाती है। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? झांसी। और बघेली रीवा। निम्नलिखित बोलियों को उनकी उपभाषाओं से सुमेलित कीजिए। उनकी कौन कौन सी उपभाषाएं हैं आपको ये सुमेलित करना है। बांगरू, बघेली, मेवाती, मैथिली। बताइए। तो इसमें देखिए बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी है। बांगरू क्या है? ये पश्चिमी हिंदी है। और बघेली जो आपका होगा वो पूर्वी हिंदी होगा। मेवाती जो है ये राजस्थानी। और मैथिली बिहारी। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सी थी फिर कौन सी थी, ऐसे। तो ये हम इसमें देखिए पाली अपभ्रंश संस्कृत हिंदी। तो इसमें से जो पहले आएगा वो आएगा संस्कृत। पहले संस्कृत आएगा
फिर उसके बाद आपका आएगा पाली, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो ये क्रम जो कहाँ हमको मिल रहा है, ये हमको ऑप्शन डी में मिल रहा है। ऑप्शन डी सही होगा। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। फिर है निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वाल्मीकि रामायण, गाथा सप्तशती, बिहारी सतसई, रामचरितमानस। इसमें से आपको ये चारों देख के क्रम लगाना है, कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले वाल्मीकि रामायण, फिर गाथा सप्तशती, फिर रामचरितमानस, फिर बिहारी सतसई। अगला है सौर सैनी। मतलब एक तरफ भाषा है और एक तरफ प्रदेश है। कौन से प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसका उसे हमें सुमेलित करना है। तो सौर सैनी अपभ्रंश कहाँ से निकली है, मागधी, महाराष्ट्री और पैसाची। मतलब ये किस प्रदेश से संबंधित है। तो सौर सैनी देखिए मध्य प्रदेश। सौर सैनी क्या होगा, ये मध्य प्रदेश से होगा। फिर मागधी जो है वो बिहार, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी बोली जाती है, बिहार की हो गई। फिर महाराष्ट्री जो है महाराष्ट्र, और पैसाची जो है कश्मीर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी भाषा उद्गम और विकास के लेखक कौन है। भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के जो लेखक हैं वो हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है। हिंदी भाषा पुस्तक किसने लिखा है। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। हिंदी भाषा धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी। तो हिंदी भाषा जो पुस्तक है उसके रचयिता भोलानाथ तिवारी हैं। फिर अगला है आरोही कालक्रम में इसे संयोजित करना है। तो इसमें से आपको बताना है कि पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा। तो इसमें पहला है पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी, रामचरितमानस। इसमें से पहले कौन सा आएगा, देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें मिलाइए, आप आपने प्रैक्टिस किया होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस करिए, देखिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पहले आएगा पृथ्वीराज रासो, फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, फिर कामायनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कवियों के रचनाकाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले कौन आएगा, फिर कौन, ऐसे। तो इसमें देखिए पहला इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, स्वयंभू, फिर चंद्रवरदाई, फिर अमीर खुसरो, फिर कबीर। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली इन संस्थाओं को उनके स्थापना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले किसकी स्थापना हुई थी, आपको बताना है। बताइए। तो इसमें देखिए जो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1947 में हुई थी, 1947। फिर महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा की स्थापना कब हुई थी। तो महाराष्ट्र राष्ट्र सभा पुणे की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, 1945। फिर नागरिक प्रचारणी सभा का कब हुआ था, तो ये हुआ था 1893।
1893 में। फिर उसके बाद जो है पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो है हुआ था वो 1910 में हुआ था। तो इस हिसाब से बताइए आंसर कौन सा सही होगा। तो पहले जो हुआ था वो काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893 में हुआ था। तो इसमें से देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है इन समाचार पत्रों को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कब कब कौन सा प्रकाशित हुआ था। हिंदी प्रदीप, चांद, इंदु, हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर हिंदी प्रदीप, इंदु, चांद। फिर अगला है निम्न पत्रिकाओं को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो पत्रिकाएं हैं इन पत्रिकाओं को प्रकाशन काल के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से पहले किसका प्रकाशन हुआ था। तो पहले हुआ था उदंत मार्तंड का, फिर कवि वचन सुधा, फिर सरस्वती, तब विशाल भारत। फिर अगला है निम्न भाषाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न भाषाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर में पहले क्या बोली जाती है। उत्तर में बोली जाती है आपकी हिंदी पहले, और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये दक्षिण में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अगला है निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में संयोजित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में संयोजित कीजिए। अब पहले उत्तर फिर दक्षिण का बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले बांगरू, फिर बुंदेली, फिर मालवी, फिर मैथिली। फिर अगला है काल के आरोही क्रम में काव्य धाराओं को व्यवस्थित कीजिए। काल के आरोही क्रम में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आएगा छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नवगीत। फिर इन रचनाओं को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से बताना है कि पहले किसका प्रकाशन हुआ था फिर किसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले है नूतन ब्रह्मचारी, फिर है चंद्रकांता, फिर प्रेमाश्रम, फिर सन्यासी। तो ऑप्शन ए सही है। फिर है निम्न सूचियों को सुमिलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। एक तरफ है व्यंजन, दूसरी तरफ उच्चारण स्थान। देखिए भ कौन सा है। देखिए प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ होता है, ये ओष्ठ में आएगा। फिर च, छ, ज, झ ये आपका आएगा तालव्य। फिर होगा ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ड़ तो ये आपका आता है मूर्धन्य में। और त, थ, द, ध, न ये आता है दंत में। तो ए में दूसरा, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित सूचियों को सुमिलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। विकसित होने वाली भाषा या बोली और अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप। मैथिली किससे निकली है आपको बताना है। तो मैथिली जो है वो अर्धमागधी से निकली है। किससे निकली है। अर्धमागधी।
नहीं सॉरी, मैथिली जो है वो मागधी से निकली है। फिर मराठी जो है वो महाराष्ट्र से। पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी से। और ब्रज भाषा सौर सैनी अपभ्रंश से। तो इस हिसाब से जो मैथिली है वो मागधी से है। तो ऑप्शन में देखिए ये डी वाला, पहले का 4, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाता है। अपभ्रंश की इन रचनाओं को रचनाकारों से सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। कौन सी रचना किसकी है? बहुत आसान सा है। कीर्ति पताका, शब्दानुशासन, संदेश राशक, पवनचर्यो। तो कीर्ति पताका किसकी है? ये विद्यापति की है। शब्दानुशासन हेमचंद्र, संदेश राशक अब्दुल रहमान और पवनचर्यो स्वयंभू की रचना है। तो ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। फिर है निम्न काव्य ग्रंथों को रचनाकारों की सूची से सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। जो निम्न काव्य ग्रंथ को रचनाकार की सूची से सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन करना है। एक तरफ सूची 1, सूची 2, अनुराग बांसुरी, चित्रावली, चंदायन और हंस जवाहिर। तो अनुराग बांसुरी किसकी है? ये नूर मोहम्मद की है। चित्रावली उस्मान की है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की और हंस जवाहिर कासिम शाह। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर निम्न सूची को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। बुंदेली, ब्रजभाषा, अवधी, बांगरू। और सूची 2 में उसमें अंत में क्या आता है आपको बताना है। तो देखिए बुंदेली में क्या आता है? पहले खौ, लास्ट में क्या आएगा? बुंदेली में आएगा खौ। फिर ब्रज भाषा में हाँ, ए में देखिए तीसरा, ये ऑप्शन सी होगा। तो ब्रज भाषा में हाँ आता है। अवधि में क्या होता है? अवधि में आएगा मोर, अंत में अधिकतर मोर आता है। और बांगरू में क्या होता है? सैं। तो ये आप इसको याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर है निम्नलिखित कहानियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें जो है देखिए पहला है नमक का दरोगा, खितिन बाबू, रानी केत की कहानी, मलबे का मालिक। अब इसको आपको क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए रानी केतकी की कहानी जो है वो इंसा अल्लाह खां की है। नमक का दरोगा प्रेमचंद। खितिन बाबू जो है वो अज्ञे की कहानी है। और मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। और देखिए जो मलबे का मालिक है ये मलबे का मालिक जो है 1957 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1957 में। और ये किस संग्रह में है? नए बादल। ये जो मोहन राकेश की कहानी है नए बादल, उसी कहानी संग्रह में यह संग्रहित है। कौन सा? मलबे का मालिक। अब यहीं पे ये वीडियो समाप्त किया जाता है। आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। पहले तो ये आपको थोड़ी आसान से लगेंगी, लेकिन इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कोई प्रश्न ना आसान होता है ना बहुत ही कठिन होता है। अगर आप उसको पढ़े हैं कई बार, जब हम पढ़े होते हैं तो वो आसान लगती हैं, नहीं पढ़े होते हैं तो कठिन लगती हैं। तो हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। तो अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को समय से देख सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।